हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। इस वीडियो में बात करेंगे DFCCIL 2016 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसमें कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के पार्ट की बहुत ही इफेक्टिव तरीके से देखेंगे। ऑप्शन को ओपन कर करके देखेंगे और एक यहाँ पर मैंने वीडियो लिंक शो कर रखी है, उसको देख लेना। उसमें मैंने कंप्लीट स्ट्रेटजी बताई हुई है, एनालिसिस किया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूज टू नो मोर अबाउट करंट एंड पोटेंशियल कस्टमर। अब इस क्वेश्चन को हिंदी में कहते हैं कि प्रभावी जो कस्टमर्स हैं, प्रभावी जो ग्राहक हैं और वर्तमान जो ग्राहक हैं, उनके बारे में जानने की तकनीक क्या कहलाती है। तो ऑप्शन देखो, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट, यानी कि एक कंपनी के पास मान के 3 प्रकार के प्रोडक्ट हैं। अब इसमें क्या है, जैसे कि मैकडी और डोमिनोज ले लो, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, क्वालिटी को मैनेज करते हैं। तो एक अलग से ब्रांच होती है कंपनी में जो क्या करती है, सिर्फ क्वालिटी पर फोकस करती है। उसको कस्टमर से कोई मतलब नहीं है, वहाँ उसका मतलब सिर्फ क्वालिटी को कंट्रोल करना है। तो उसको मैनेजमेंट को बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है कि ये क्वालिटी के बेसिस पर कस्टमर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। रिव्यू अभी भी नहीं लिया गया, ना ही उसमें क्या किया गया, उनके बारे में जाना गया है। तो जानते कैसे हैं, एफिशिएंट कस्टमर फीडबैक से जानते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ छोटा सा, कि आप फ्लिपकार्ट पर देखते हो, फ्लिपकार्ट पर यहाँ क्या होता है, कोई प्रोडक्ट पर जाओगे तो यहाँ देखोगे आप एक रिव्यू का ऑप्शन होता है जिसमें 2000 लोगों ने रिव्यू दिया होता है, 2000 लोगों ने, और सेल की परचेज़ की होता है लगभग 1 लाख लोगों ने परचेज़ किया होता है। तो जो 1 लाख है ये तो आता है डेटा माइनिंग में, यानी कि इतने लोगों ने ये प्रोडक्ट लिया, इतने लोगों ने पर्टिकुलर वो प्रोडक्ट लिया, जिनके आधार पर कई कंपनियाँ ये देखती हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पर अच्छा और बुरा नहीं देखा जाता डेटा माइनिंग से, उससे बस ये पता लगता है कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा नीड है लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये 2000 रिव्यू हैं, ये बताते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है। तो कस्टमर का जो फीडबैक है, कस्टमर का जो रिव्यू है, वो आता है एफिशिएंट कस्टमर फीडबैक में, जो कि कस्टमर के बारे में बताता है। कौन से कस्टमर, प्रभावी कस्टमर और वर्तमान कस्टमर के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आए, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जो बुक आपको अभी शो हो रही है प्रेजेंट में, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग की बुक है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन है इसमें, हिंदी इंग्लिश में प्रॉपर्ली। अगर आप इसको करते हो तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, 1.5 मंथ लगा है हमको इसको बनाने में। और लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने, PDF भी मेंशन कर रखी है, और एक्स्ट्रा कंटेंट भी आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा जो फ्रीली अवेलेबल है। जाकर पढ़ो बेहतरीन तरीके से, आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें गारंटी। बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे सीधे तौर पर। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखो, पर्सनलाइजेशन इन डिजिटल एनवायरनमेंट रेफर टू, यानी कि डिजिटल एनवायरनमेंट पर्सनलाइजेशन के टर्म में क्या रेफर करता है। तो देखो, पर्सनलाइजेशन यानी कि इंडिविजुअल कस्टमर, डिजिटल एनवायरनमेंट मतलब कि टेलर मैसेजिंग, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट इसमें आ जाओ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर सी सूट। सी सूट बेसिकली क्या होता है, ये कह रहा है सी सूट में इनमें से कौन सा नहीं आता। तो सी सूट बेसिकली होता ही है कि जो टॉप मैनेजमेंट होता है, जैसे कि आप इसको देख लीजिए, चीफ फाइनेंस ऑफिसर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, चीफ जो है सिक्योरिटी ऑफिसर है, चीफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफिसर है। तो ये सभी जो हैं, जितनी भी मैंने आपको अभी बताए, CDO है, ठीक है, ये सभी जो है ये आते हैं सी सूट में, ये टॉप मैनेजमेंट होता है। और सेल्स मैनेजर बेचारा क्या होता है, जो दर दर की ठोकरें खाता है, जो मार्केट में भटकता है, जिसको AC से कोई मतलब नहीं होता, तो वो होता है कौन सा, वो सी सूट के अंडर में नहीं आता। तो सी सूट के अंडर में जो आते हैं वो 3 ऑप्शन, और बाकी 4th ऑप्शन जो सी सूट के अंडर में नहीं आता। तो आप समझ गए होंगे सी सूट का मतलब क्या है। नेक्स्ट इसमें, प्रोजेक्टिंग द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम द कस्टमर इज ए मेजर ऑफ, यानी कस्टमर से एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को प्रोजेक्ट करना क्या कहलाता है, उसकी मेजर को क्या कहते हैं। देखो, अगर कस्टमर, यहाँ पर पहला ऑप्शन देखो, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर, इसका मतलब क्या है कि कस्टमर ने अपने पूरे होल टाइम में, यानी कि होल लाइफ चक्कर में, अपने पूरे लाइफ साइकिल में जितनी भी परचेजिंग की है, उससे क्या फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, उसको बोलते हैं लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर। कॉस्ट एंड रेवेन्यू क्या है, कस्टमर किसी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, ओनली एंड ओनली प्रॉफिट अर्न करना। वो कैसे करेगी, कॉस्ट को मिनिमाइज करके, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करके। अब इसके बारे में जेनरिक स्ट्रेटजी रिटर्न और मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये 2 टर्म क्या होती, दोनों बहुत ही सिमिलर टर्म है, जेनरिक स्ट्रेटजी रिटर्न और मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी। देखो, मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी में क्या होता है, एक पर्टिकुलर आपने, जैसे फॉर एन एग्जांपल, किसी सिटी में बहुत सारे मार्केट होते हैं, सब्जी मंडी भी होता है, ठीक है, वहाँ जो है टेक्निकल मार्केट भी होता है जिसमें मोबाइल मिलते हैं। एक अलग से कोई जैसे नॉर्मल ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं, वो एक जगह पर होते हैं। तो क्या है, एक मार्केट बने हुए हैं, अलग से मार्केट बने हुए हैं। तो किसी विशेष बाजार में अगर कंपनी क्या करती है, कंपनी प्रोडक्ट सेल करती है, जैसे टेक्निकल मार्केट में ही कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है, तो उसको बोलते हैं मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, वहाँ से जो रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट होता है उसको। अब एक क्या है, जेनरिक स्ट्रेटजी रिटर्न क्या है, उसका ये है कि कोई अपनी पसंद का जो भी मार्केट
जैसे आपने देखा सब्जी मंडी में भी क्या होता है, आपको मोबाइल या चार्जर वगैरह मिल जाएंगे। किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक छोटी सी कोई लोकल कंपनी मान लो, तो वो क्या करती है, वो इसको अपनाती है जेनरिक स्ट्रेटजी रिटर्न, जिसमें क्या होता है कि उसके पसंद की मार्केट में वो किसी भी मार्केट में वो क्या कर सकती है, अपना जो है मार्केटिंग कर सकती है। तो उसको बोलते हैं, उसमें जो प्रॉफिट जनरेट होता है या फिर उसमें जो रिटर्न जनरेट होता है उसको बोलते हैं जेनरिक स्ट्रेटजी रिटर्न। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, द स्ट्रेटजी टू इंश्योर द परचेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बाय द कस्टमर इज कॉल्ड। यानी कि जो कस्टमर है अगर वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट चूज़ करता है या कोई नया प्रोडक्ट चूज़ करता है परचेज करने के लिए, तो उसकी स्ट्रेटजी को, वो किस प्रकार की स्ट्रेटजी इंश्योर करती है ये चीज़। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है कोर सेल। कोर सेल मतलब कि जैसे कि कोई पर्टिकुलर एक कंपनी है, मैं फॉर एन एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे एमआई का, मेरे पास एमआई का कोई प्रोडक्ट नहीं है, मैं एमआई की बात करता हूँ। एमआई में क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मोबाइल है, चार्जर है, पावर बैंक है, ईयरफोन है, हेडसेट है, या फिर आपके स्टिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कमाई किससे होती है, वो होती है मोबाइल से। तो इसकी मेन कोर सेल कौन सी है, वो है मोबाइल वाली ब्रांच। तो जिससे कंपनी की सबसे ज़्यादा सेल होती है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होता है, उसको बोलते हैं कोर सेल्स। अब क्या है, या फुल लाइन सेल्स देखो, फुल लाइन सेल्स में क्या होता है, जो फुटकर होते हैं, फुटकर विक्रेता होते हैं, छोटे छोटे विक्रेता होते हैं, जो क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट लेके रखते हैं अपने पास। वो अलग अलग कंपनी का, अलग अलग कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है एक ही कंपनी का हो, अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इनकी लागत बहुत कम होती है। अब क्या है, कस्टमर आया, वो नॉर्मल आता है, दुकानदारों को देखा आपने, कहीं बाहर शॉपिंग करने जाते हो तो आपने अगर ये प्रोडक्ट नहीं लेना मत लो, लेकिन दुकानदार क्या कहेगा, ये देख लो, 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 बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट हैं, कोई ना कोई देख लो, सब कम रेट के हैं, तो इसको बोलेंगे फुल लाइन सेल। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट लाइन सेल। जैसे आप सैमसंग के स्टोर में गए, वहाँ पर आपको क्या है, सैमसंग का मोबाइल दिखा, सैमसंग का चार्जर दिखा, सैमसंग का आपको ईयरफोन दिखा, ये क्या है, प्रोडक्ट, कंप्लीट प्रोडक्ट लाइन है किसी कंपनी की। अब किसी ने अगर मोबाइल परचेज किया है तो वो हो सकता है ये भी परचेज कर ले, हो सकता है ये भी परचेज कर ले, क्योंकि उसको ट्रस्ट है किस पे, सैमसंग पे। यहाँ पर उसको ट्रस्ट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ग्राहक को, ना तो ग्राहक को विक्रेता से मतलब है, ना विक्रेता को ग्राहक से मतलब है। यहाँ पर तो सिंपल क्या हो रहा है, उसने कॉस्ट को इतना मिनिमाइज़ किया हुआ है कि ग्राहक ऑलरेडी क्या हो गया है, प्रभावित हो गया है। और उसके बाद बहुत सारे के प्रोडक्ट हैं, तो हो सकता है वो 4-5 ले ले, हो सकता है 3-4 ले ले। तो ये चीज़ है। अब अपग्रेडिंग क्या है, अपग्रेडिंग में क्या होता है, जैसे कि विंडो का एक नया वर्जन, पहले विंडो कौन सी चलती थी, 7 चलती थी बहुत टाइम पहले, आज भी आती है विंडो 7, और उसके बाद 8 आई, 8.1 आई, उसके बाद कौन सी आई, 10 आई, 10.1 आई, अब 10.1 के बाद भी अपग्रेड वर्जन आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली अपग्रेडिंग है, यानी कि क्या कर रही है, प्रोडक्ट को नया कुछ ना कुछ ऐड करके न्यू लॉन्च कर रही है, कुछ ना कुछ इसमें एडिशन है। यहाँ पर जो चीज़ें चलती थी अब वो यहाँ से बेहतर चलती हैं, इसमें एडिशनल फीचर भी, यहाँ पीडीएफ में भी एडिट कर सकते हो आप, और भी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। पीडीएफ को वर्ड में भी बदल सकते हो, वर्ड को पीडीएफ में बदल सकते हो, तो कितने सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसके साथ ये तो मैं एमएस की बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं विंडो में। तो ये क्या है, नया प्रोडक्ट है, इसमें जो पहला प्रोडक्ट था उसमें क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई है, नया वर्जन आ गया है, तो क्या करेंगे, कस्टमर अब इसको ही खरीदेंगे। अब इसको खरीदने वाले बहुत कम है, तो इसको बोलते हैं अपग्रेडिंग, जो कि ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द सीआरएस ग्लॉसरीज व्हाट डज सास रेफर्स टू। देखो जितनी एब्रीविएशन बनते हैं वो हमने बुक में मेंशन किए हुए हैं, तो आप उनको पढ़ लेना और उसी से काम हो जाएगा, उसके अलावा और नहीं है। जैसे TQM है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, QCM क्या कहलाता है, या फिर CRS में जो है SaaS क्या है, तो वो है सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज। बाकी किसी भी टर्म का कोई मतलब नहीं बनता है। द वेरियस वेज थ्रू विच ए कंपनी स्ट्रेटजिकली कम्युनिकेट अबाउट इट्स प्रोडक्ट टू द मार्केट प्लेस इज कॉल्ड। यानी कि वो कौन सा तरीका होगा जिसमें कंपनी कम्युनिकेट करे अपने प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में कम्युनिकेट कर रही है कंपनी, और किसके बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में। अब देखो पहला ऑप्शन देखो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि कंपनी और कस्टमर इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है, या मार्केट से कनेक्शन नहीं है, कस्टमर और किससे कनेक्शन है, वहाँ उसको प्रोडक्ट से कनेक्ट करती है कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, हमारे प्रोडक्ट में ये चीज़ें है, हमारी कंपनी खुद कनेक्ट करती है अपने आप को, और वहाँ पे क्या करती है, कस्टमर से बात करती है, कस्टमर के जो सुझाव होते हैं उनको अपनाती है, या फिर और डिफरेंट वेज यूज़ करती है। इसको बोलते हैं CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब यहाँ पर क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, ये कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बेसिकली कस्टमर को प्रभावित करने का तरीका आता है। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या होता है, वो क्वालिटी के आधार पर कस्टमर को इफेक्ट डालती है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, रॉयल्स रॉयस या फिर फरारी, ये प्रोडक्ट क्या बहुत शानदार प्रोडक्ट हैं कार्स के मामले में। तो क्या होगा, कंपनी अपना प्रोडक्ट दिखाएगी, सिर्फ कस्टमर ऑटोमेटिक खींचा चला जाएगा, उसको बताने की जरूरत नहीं है। वहाँ मेनली प्रोडक्ट से प्रभावित होता है कस्टमर। यहाँ पर क्या होता है, कंपनी जो है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट में वो खुद
जो है कस्टमर को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है, और कस्टमर के अकॉर्डिंग क्या कर रही है, अपने प्रोडक्ट में चेंज कर रही है। जो चीज़ें उसको चाहिए वैसे ही वो दे रही है। यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट तो सेम है, प्रोडक्ट तो ऑलरेडी क्वालिटी जो है मेंटेन की हुई है, वो कस्टमर ऑलरेडी खिंचा के आ रहा है, उसे देख के खिंचा आ रहा है। तो इसको बोलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब ये है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जब कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में सीधा मार्केट में कम्युनिकेट करे, सीधा मार्केट में उतार दे, कम्युनिकेट कर ले, वहाँ पर मार्केट में ही लोगों तक पहुँचा दे, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब इफिशिएंट कंज्यूमर सेलिंग क्या है? इफिशिएंट कंज्यूमर सेलिंग में क्या होता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट में एक छोटे मोटे कूपन या फिर स्क्रैच कार्ड्स या फिर डेमो, सैम्पल या फिर और 2-3 चीज़ें ऐड कर दे, तो उसको बोलते हैं इफ़िशिएंट कंज्यूमर सेलिंग। जिससे क्या किया जाता है, कस्टमर को फंसाया जाता है, कस्टमर को लालच दिया जाता है कि देखो यहाँ पर स्क्रैच कार्ड मिलेगा, ये सिर्फ आपके लिए, ये स्क्रैच कार्ड मिलेगा, इसको स्क्रैच कर सकते हो तो 5,000 की इनामी राशि आप जीत सकते हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बेसिकली ये आती हैं इफ़िशिएंट कंज्यूमर सेलिंग में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ ए प्रॉमिसिंग एंड ओवर डिलीवरिंग सेल्स स्ट्रेटजी। यानी कि एक, हाँ, उसमें कस्टमर जो है ना, कैशबैक गारंटी वगैरह भी चीज़ें आ जाती हैं, आप उसको भी ऐड कर लेना। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ ए प्रॉमिसिंग एंड ओवर डिलीवरिंग सेल्स स्ट्रेटजी। अब इसका मतलब क्या है, ओवर डिलीवरिंग का मतलब है कि जैसे कि प्रॉमिसिंग का मतलब वादे के अनुसार, और ओवर डिलीवरिंग का मतलब है कि जो डिलीवर हो रहा है, वितरण हो रहा है, वो अति वितरण। ओवर का मतलब अति वितरण, तो हिंदी में इसको कहते हैं प्रॉमिसिंग एंड ओवर डिलीवरिंग सेल्स स्ट्रेटजी जो है, उससे क्या रिजल्ट निकल के आता है। अगर देखो, जैसे मैं प्रेजेंट एग्जांपल लूँ इस बुक का जो हमने पब्लिश की हुई है, इस बुक में क्या है, बच्चों ने बहुत सारा अच्छा रिस्पांस दिखाया। अभी तक 700 प्लस रजिस्ट्रेशन है विद इन 3 डेज़। एंड इसमें क्या है, वो क्यों किया है उन्होंने, क्योंकि उनको ट्रस्ट है, उनको पता है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिला है, जो भी आपको कंटेंट दिया गया है, वो बहुत ही इफिशिएंट है। जितना भी कंटेंट मिला है वो शॉर्ट है, समराइज है और फ्री है, कम्प्लीटली कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ अच्छे से अच्छा आपको चीज़ें मिल रही हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रस्ट डेवलप हो रहा है। तो बेसिकली प्रॉमिसिंग हो रहा है, वादा पूरा हो रहा है। ओवर डिलीवरिंग सेल्स स्ट्रेटजी, तो ये क्या करती है, कस्टमर को क्या करती है, प्रसन्न करती है। तो यहाँ इसको हिंदी में है प्रसन्न ग्राहक, यानी कि कस्टमर को खुश करती है ये चीज़ें। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या है, इससे क्या रिजल्ट आएगा, कस्टमर खुश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ए सेल्स पर्सन हु हैज़ ए कस्टमर रिलेशनशिप सेलिंग प्रोडक्ट इज सेड टू बी इन्वॉल्व इन। यानी कि एक सेल्स पर्सन जो ग्राहक संबंध रखता है, उसके सेलिंग प्रोडक्ट किस में इन्वॉल्व होते हैं। अब बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिमिलर तरीके से समझेंगे, सिंपल तरीके से। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट पर गए, फ्लिपकार्ट एक क्या है, एक मंच है जो कि क्या करता है, वो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाता है, जहाँ पर डीलर अपने प्रोडक्ट डालते हैं, कंपनीज अपने प्रोडक्ट डालती हैं। एप्पल कोई फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट थोड़ा है, एप्पल तो एक मंच प्रोवाइड करवा रहा है एप्पल को कि भाई ले लो, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है कि आप कोई प्रोडक्ट, वहाँ आपने कोई, जैसे आटा चाहिए था, माना कि आपको एक मिर्ची का पैकेट चाहिए, ठीक है, मिर्ची को क्या बोलते हैं, सॉरी, मिर्ची का पैकेट चाहिए, आप तो ये समझ लो, मिर्ची का पैकेट चाहिए आपको। और वहाँ पर क्या किया, आप चिली का पैकेट, और आप सीधा गए फ्लिपकार्ट पर एक ऑर्डर की। जैसे मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की, लास्ट एक कॉफ़ी ऑर्डर की मैंने, तो नेस्ले की कॉफ़ी ऑर्डर की और सीधा सीधा मेरे पास वो घर आ गई। मेरे को बाकी किसी से मतलब नहीं है, मेरे को चाहिए थी, नीड थी, मैंने मंगा ली, तो डायरेक्ट सेलिंग। जैसे किसी ग्राहक, आप घूमने जाते हैं तो आपको चाहिए, माना कि हेड चाहिए, कि गर्मी लग रही है, हेड चाहिए, तो आपने देखा वहाँ पर एक दुकानदार था, उसके पास गए और उससे आपने हेड ली। ना तो उस दुकानदार से आपको कोई मतलब, ना आपको उस दुकानदार से कोई मतलब, और इस दुकानदार को पता है कि आप हो सकता है आओ दोबारा, या हो सकता है नहीं भी आओ, ये भी आपको लगता है, हो सकता है आप इससे दोबारा कोई सामान खरीदो या नहीं खरीदो, कोई पता नहीं है। तो यहाँ पर एक बार ही क्या होता है, वन वे ट्रांजेक्शन होता है मिनिमम। और वन वे ट्रांजेक्शन में क्या होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि आप गए सीधा उठा लाए चीज़ों को, और कोई भी आपको इससे मतलब नहीं है, कोई भी आपका रिलेशन नहीं है, ठीक है, विक्रेता से, ना ही विक्रेता को कस्टमर से। अब कस्टमर वैल्यू सेलिंग क्या है, कस्टमर वैल्यू सेलिंग होती है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया, क्या होता है कि कस्टमर के लिए लुभावने ऑफर दिए जाते हैं, कस्टमर की वैल्यू की जाती है, कस्टमर को लुभावने ऑफर, जैसे कि कुछ भी, कि सिर्फ आपके लिए ही ये कूपन रखा गया, अगर आप ये करोगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा, वैसा मिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं कस्टमर वैल्यू सेलिंग। अब इसके बाद है क्रॉस सेलिंग। अब ध्यान से देखो, क्रॉस सेलिंग और लिंक सेलिंग में आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग तो मैंने आपको बता दिया, कोई मतलब नहीं है, और क्रॉस सेलिंग से और लिंक सेलिंग में क्या फ़र्क है। देखो, फ्लिपकार्ट का ही एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। फ्लिपकार्ट पर आप गए, तो फ्लिपकार्ट पर वहाँ आपने मोबाइल देखा, और मोबाइल के नीचे आप देखोगे ना, प्लस प्लस के साइन आते हैं। वहाँ क्या आएंगे, प्लस इतने रुपए का ये टेम्पर खरीद लो, प्लस इतने रुपए का ये कवर खरीद लो, प्लस इतने रुपए का ईयरफोन खरीद लो। कंपनी से मतलब नहीं है, वहाँ पर कौन सी कंपनी है कौन सी कंपनी नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो इसको बोलेंगे लिंक सेलिंग।
ठीक है, जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, सारी कंपनी मेजर जो मंच हैं, जो प्लेटफॉर्म्स है वो यूज करते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं, वो कोई भी दूसरे अननेसरी प्रोडक्ट्स को ऐड कर देते हैं जो सिमिलर होते हैं। अननेसरी से मतलब सिमिलर होते हैं उस प्रोडक्ट से। मोबाइल से तो चार्जर वगैरह ये सब चीज़ें, लेकिन कंपनी से रिलेटेड नहीं है, तो इसको बोलेंगे लिंक सेलिंग। हो सकता है पर्सन खरीद ले, हो सकता है नहीं खरीदे। अब क्रॉस सेलिंग क्या है, जैसे कि आपके पास का दुकानदार है, जो आपकी जान पहचान का दुकानदार है, वहाँ जाते हो आप, या फिर आप किसी एमआई के स्टोर पर जाते हो, या किसी सैमसंग या किसी एप्पल के स्टोर पर जाते हो, तो आपको क्या है, आपको पता है, आपको उस पर ट्रस्ट है, तो उससे आप मोबाइल भी ले लोगे, उससे आप चार्जर भी ले लोगे, उससे पावर बैंक भी लोगे, उससे आप जो है ईयरफोन भी ले सकते हो। किसी दुकानदार, जो आपके मोहल्ले का दुकानदार है, वहाँ आप जाते हो, शार्पनर खरीदा आपने एक, आपने उससे बोला भाई इरेज़र भी दे दो, आप जो है मेरे को एक बॉक्स भी दे दो, और एक पेंसिल भी दे दो, एक पेन भी दे दो। क्यों? क्योंकि वो जो है ना, वो एक रिलेशनशिप है आपका किसके साथ, जो विक्रेता है उसके साथ, और विक्रेता का आपके साथ, किसकी वजह से, ट्रस्ट की वजह से। तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। चीज़ समझ में आई? हर चीज़ आपको कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो फ्लिपकार्ट करता है प्लस प्लस लगा के, उसको बोलते हैं लिंक सेलिंग, जिसमें कोई भी प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं कि सेम कंपनी के हों प्रोडक्ट, बस वो मर्ज कर दिए जाते हैं, उसको चाहो तो आप लो, चाहो मत लो, तो इसको बोलते हैं लिंक सेलिंग। और क्रॉस सेलिंग क्या होता है, जब ग्राहक से संबंध होता है किसका, विक्रेता का, जैसे कि यहाँ जान पहचान, पर्टिकुलर एक कंपनी का प्रोडक्ट। कस्टमर वैल्यू सेलिंग, कंपनी क्या करती है कि कस्टमर को लुभावने ऑफर दे देती है कि भाई, जैसे ये मिलता है अक्सर ओप्पो के फ़ोन में। ओप्पो का अगर आप फ़ोन लेते हो तो 4 से 5 हज़ार डिस्काउंट, चाहे एमआई का फ़ोन लेते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट रहता है बजाय दूसरे फ़ोन्स के। तो ये होता है कस्टमर वैल्यू सेलिंग। इसमें डायरेक्ट सेलिंग भी मैंने बता दी, सीधा गया, जो भी चीज़ चाहिए लेके आ गया, उसको ना तो विक्रेता से मतलब और ना विक्रेता को क्रेता से मतलब। अब नेक्स्ट इसमें लास्ट क्वेश्चन है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट में ही, वेट, हाँ, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वे ऑफ फॉर गेनिंग परमिशन फॉर सेंडिंग मेल टू पीपल। यानी कौन परमिशन नहीं देता है, तो इस कंडीशन में है सेल्फ आउट। बाकी सभी जो हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। अब इसमें आते हैं इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के पार्ट पर। ऑलिगोपॉली, देखो ऑलिगोपॉली क्या होता है, इसको हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे इसके छोटे से एग्जांपल से। जैसे कि 1 और 2, और ये हैं बहुत सारे ग्राहक। ये कौन है, ये बायर्स हैं, और ये कौन है, सेलर्स हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, क्या है कि जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल अभी कितना चल रहा है, 100+। फॉर एग्जांपल मैगी, मैगी जैसे कि नेस्ले का प्रोडक्ट है, इसके साथ मैगी और किसने निकाल रखी है, बाबा रामदेव, लाला रामदेव ने निकाल रखी है, और आपके रिलायंस ने निकाल रखी है। एक दो जो हैं, एक दो सेलर हैं, ओनली 2-3 सेलर हैं मैक्स, और बायर कितने हैं, बहुत सारे बायर हैं। तो इसको बोलेंगे ऑलिगोपॉली, इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे ऑलिगोपॉली। यानी कि कुछ जैसे कि कार कंपनी समझ लो, कार कंपनी क्या है, थोड़ी सी हैं, मोबाइल कंपनी थोड़ी सी हैं, और बायर कितने हैं, बहुत सारे, ये होती हैं ऑलिगोपॉली। लेकिन अगर, ये तो इसका आंसर हो गया कि फ्यू सेलर्स मैनी बायर्स। इसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे अगर एक ही सेलर है, एक ही सेलर है, जैसे कि पेट्रोलियम है, अब कंपनी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से ही पूरा सर्कुलेट होता है पेट्रोल, तो वहाँ क्या है, 100 पार चल रहा है पेट्रोल, तो ये एक सेलर है और बहुत सारे बायर हैं, वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, इस पर डिपेंड कर रहे हैं। चाहें तो ले, ना तो नहीं लें, लेकिन लेंगे तो वो यहीं से लेंगे, अदरवाइज़ वो कहीं से नहीं ले सकते। तो ऐसा तो है नहीं कि दूसरे देश में जाके वो ख़रीद लें, या पर्टिकुलर दूसरी स्टेट में जाके ख़रीद लें। उसको लेना पड़ेगा तो पर्टिकुलर उसी स्टेट गवर्नमेंट से, उसी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा, उसी गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा जो इसको फाइनली क्या कर रही है, स्टार्ट कर रही है। ठीक है, एक ही है, एक ही सेलर है, तो उसको बोलेंगे मोनोपॉली। एक सेलर, बहुत सारे बायर, तो कोई मतलब नहीं, चाहे कितनी ये प्राइस रखो उनको लेना ही पड़ेगा। 100 पार्ट चल रहा है तो उसको बोलेंगे मोनोपॉली। ऑलिगोपॉली, कुछ सेलर और बहुत सारे बायर। ये बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक्स दैट कंज्यूम दियर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑन दियर ओन और कार्ड। ये क्या है, इसका मतलब कि कंपनी जो अपने प्रोडक्ट निकालती है उसका खुद ही यूज करती है, खुद ही यूज कर ले उसको, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सब्सटेंसेस इकोनॉमी या निर्वाह अर्थव्यवस्था। अब ये कैसे देखने को मिलती है, जनरली जो होटल्स होते हैं, या फिर जो जैसे मैकडी है, डोमिनोज है, या फिर कोई बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एक सैलरी के साथ एक टाइम का खाना देते हैं। वो कहते हैं कि आपको एक टाइम की सैलरी मिलेगी और दूसरे टाइम आपको दोनों टाइम का खाना मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें होती है, तो वो सैलरी के एवज में ऑफर करते हैं, तो अपने प्रोडक्ट को ही वो क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं सब्सटेंसेस इकोनॉमी में। डायनामिक इकोनॉमी क्या होती है, गतिशील अर्थव्यवस्था, जैसे कि यूएसए की है। डेवलपिंग इकोनॉमी यानी कि विकासशील, गतिशील, विकासशील, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो देखो ये दोनों जो है ना, वो एक ग्राफ को ऊपर ले जाने के काम आती है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम आती है। अब डायनामिक इकोनॉमी में क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में गतिशील।
गतिशील और डेवलपिंग को बोलते हैं विकासशील। तो डायनामिक इकोनॉमी क्या होती है? डायनामिक इकोनॉमी में जैसे इनकम है, ठीक है, इनकम या फिर आपका जो है इन्वेस्टमेंट है, तो वो सारी जो टर्म है, इन्वेस्टमेंट, ये सारी टर्म आती हैं डायनामिक इकोनॉमी में। और डेवलपिंग इकोनॉमी में आता है जैसे कि हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल कंडीशंस की, फाइनेंशियल कंडीशंस, और जैसे हम गरीबी उन्मूलन कर रहे हैं, गरीबी दूर कर रहे हैं, या फिर हम कोई समाज में सामाजिक अच्छा काम कर रहे हैं जिससे समाज जो है ऊपर उठ रहा है, तो वो आती है डेवलपिंग इकोनॉमी में। जो हमारा जो देश देखा जाता है वो किस में देखा जाता है? विकासशील लोगों में, विकासशील चीज़ों में देखा जाता है। जैसे यूएसए है, तो यूएसए की अर्थव्यवस्था कैसी होगी? गतिशील नहीं होगी। यूएसए की अर्थव्यवस्था होगी डेवलपिंग इकोनॉमी होगी। अब वहाँ क्या है, वहाँ अंदर अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे टाइप मिलेंगे, डायनामिक भी मिलेगा और कई जगह पर स्टेबल भी मिलेगा, कई जगह कुछ और मिलेगा। जैसे हमारे इंडिया में ही ये स्टेबल इकोनॉमी मिलेगी आपको, डायनामिक भी मिलेगी, और हमारी कैसी है, हमारी व्यवस्था भी कैसी है? विकसित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस है इनमें, ये आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे जैसे आप चीज़ें पढ़ने लगोगे। और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें कम्प्लीटली इकोनॉमी जितनी भी आ सकती है आपके एग्जाम में वो सारी मेंशन की हुई है। इसको देखो, बुल एंड बियर जो है वो किससे एसोसिएट? देखो, बुल और बियर जो है ना, शेयर मार्केट की दो टर्म हैं जो कि क्या करती हैं, इसका मतलब है सट्टेबाजी, तो ये इसको डिनोट करती हैं। बुल का मतलब क्या होता है? बुल क्या करता है, आएगा सींग से उछाल देगा, तो ये उछाल के लिए आता है। और बियर करता है पंजे मार के नीचे झुका देता है, तो ये गिरावट के लिए आता है। तो इसको उठाने के लिए, ये गिराने के लिए जो दो टर्म है यूज की जाती हैं। जब बहुत ज़्यादा शेयर में उछाल आता है तो उसको बोलते हैं बुल्स, और जब गिरावट आती है शेयर मार्केट में तो उसको बोलते हैं बियर, ठीक है। इसके बाद ये है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इसमें इसका, हाँ, आपसे अगर पूछा जाए कि नेशनलाइजेशन कब हुआ, तो भैया इसका नेशनलाइजेशन ईयर नहीं है। इसको क्या किया था जब नेशनलाइजेशन आया था? एक क्वेश्चन आया था आपके में कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा बैंक जो है नेशनलाइज बैंक नेशनलाइजेशन के अंडर नहीं हुआ। तो बेसिकली जब नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में, तब एसबीआई का नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था, क्योंकि उससे पहले ही आरबीआई ने उसको अडॉप्ट कर लिया था। तो ये गवर्नमेंट बैंक बन गया था, आरबीआई के अडॉप्ट कर लेती तो इसको नेशनलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टिमेट द नेशनल इनकम इन इंडिया? जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है वो कौन लगाता है? तो वो लगाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO। और ये किसकी हेल्प लेता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की, NSSO की हेल्प लेता है नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ये तो इंडिया की हो गई। बाहर से जो इनकम आती है, जो विदेशों से आय आती है, उसको कौन एस्टिमेट करता है? उसको करता है आरबीआई। तो ये याद रखना दोनों क्वेश्चन में आंसर क्या है। तो अभी क्वेश्चन का आंसर है नेशनल इनकम के लिए CSO, और हेल्प किसकी लेता है? NSSO की, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की। बट यहाँ पर बात करें हम फॉरेन जो इनकम होती है फॉरेन से, वो कौन एस्टिमेट करता है? तो वो करता है, कौन कैलकुलेट करता है? उसको आरबीआई करता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि इन इकोनॉमिक डिक्शनरी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NSDL? NSDL की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी। देखो, दो तरह की डिपॉजिटरी जो है संस्था हैं, एक तो NSDL है, एक है CTSL। NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये याद रखना, दो अलग अलग हैं, और सबसे पुरानी कौन सी है? वो ये है, और सबसे बड़ी भी यही है। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ, यानी कि जो आर्थिक योजना है वो किसकी महत्वपूर्ण व्यवस्था है? देखो, यहाँ पर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये दो तरह की इकोनॉमी होती हैं, और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। डुअल इकोनॉमी नाम का तो कोई वर्ड ही नहीं होता। अब कौन कौन सी अर्थव्यवस्था कौन कौन से देशों में पाई जाती है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो किसका इंपॉर्टेंट फीचर है। देखो, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो बेसिकली वो होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो देखने को मिलती है यूएसए जैसे देशों में, यूएसए, जापान, ठीक है, चाइना जैसे देशों में, जो मेन इकोनॉमी पर चलते हैं। और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये होती है रसिया जैसे देशों में, रशिया। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, जो आपका योजना आयोग है, या फिर आप कह सकते हो कि योजना राष्ट्रीय विकास परिषद है, या 5 ईयर प्लान है, जो प्लान्स हैं वो कहाँ से आए थे? वो रसिया से आए थे। 1938 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, वो 1938 में यूएसए गए, वो रसिया गए, रूस गए, और वहाँ पर उन्होंने ये प्लानिंग पूरा डिपार्टमेंट देखा। वहाँ देखा उन्होंने कि
5 ईयर प्लान बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट उन पर क्या करती है, उन पर एक्शन लेती है और 5 साल में वो टारगेट पूरा करके उस पर्टिकुलर व्यवस्था को सुधारती है, इकोनॉमिक ग्रोथ करती है। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से वो प्लान लिया और हमारे इंडिया में रेगुलेट कर दिया, 1951 से स्टार्ट कर दिया। 2017 में मोदी गवर्नमेंट जो है वो उसको खा चुकी है। तो इसको बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो किसका इंपॉर्टेंट फीचर है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का, जो कहाँ से आया, रसिया से आया। ये सारी चीज़ अगर आपको पता लग गई तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो, ये किसी बुक वगैरह में नहीं मिलते। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, 1991 तक जब तक लिबरलाइजेशन वगैरह नहीं हुआ था तब तक जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी थी वो थी सोशलिस्ट इकोनॉमी। लेकिन उसके बाद हमने यूएसए को भी अपनाया, रसिया को भी अपनाया और हमारी इकोनॉमी कैसी हो गई, हमारी इकोनॉमी हो गई, इस क्वेश्चन का आंसर तो ये है, हमारी इकोनॉमी कौन सी हो गई, हमारी इकोनॉमी हो गई मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये इंडिया की इकोनॉमी है अभी प्रेजेंट के अकॉर्डिंग, जिसमें हम यूएसए से भी ट्रेड करते हैं, रसिया से भी ट्रेड करते हैं, इसलिए हमारी इकोनॉमी को क्या कहा जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट स्टेप इन मार्केटिंग प्रोसेस। मार्केटिंग प्रोसेस का पहला रूल क्या है, तो पहला रूल भाई ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसे ही नहीं कि कस्टमर मांग रहा है कि खाने के लिए दे दो और आप उसको मोबाइल पकड़ा रहे हैं, ठीक है, तो मोबाइल थोड़ी ना खाएगा। तो कस्टमर की नीड पता होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। जैसे है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, आप ये मत बोलना मैं बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, लेकिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं बेचारे। तो लोगों की नीड और रिक्वायरमेंट को उनको पता ही नहीं है कि लोगों की आवश्यकता क्या है, ज़रूरत क्या है। नेक्स्ट इसमें आ जाओ, क्वेश्चन आ जाओ, द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स आर कंसीडर एज। जो शेयर मार्केट है उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं लोग हैं, उनको क्या कहते हैं। अगर आपके पास शेयर हैं तो आप कहलाओगे शेयर धारक, ठीक है, सच्चे दोस्त नहीं कहलाओगे, ट्रू फ्रेंड्स। कैसे कैसे क्वेश्चन थे, आप बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है, इज़ ए प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी प्रगतिशील कर किसे कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूंगा, अभी रिसेंटली चेंज हुई है, तो ये इनकम टैक्स जो है ना वो प्रगतिशील कर है, ठीक है। करदाता के भुगतान से सीधा, मतलब जितना जो करदाता है ना, देने वाला है बेचारा, पेयर है, टैक्स पेयर है, उसके सीधा कटता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन पहले होता था कोऑपरेटिव टैक्स से। कोऑपरेटिव जो टैक्स हैं, निगम कर हैं, उनसे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कलेक्शन होता था। लेकिन इस साल के रिसेंटली मई मंथ से जो है सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है इनकम टैक्स से। तो ये याद रखना, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए और आपसे रिसेंट मंथ का पूछा जाए तो आप कहोगे जो सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है प्रेजेंट में वो इनकम टैक्स से हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स को उसने पछाड़ दिया है पीछे, निगम कर अब पीछे हो चुका है, सेकंड नंबर पे आ गया है। इनकम टैक्स से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ है गवर्नमेंट खाते में। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। मैंने ये 20 क्वेश्चन थे जो आपको प्रॉपरली समझाए हैं। जो भी आपको अगर चीज़ लगती है कि कुछ और समझाने लायक, तो आप नीचे मुझको कमेंट बॉक्स में कर देना कि ये भी समझा दो, मैं वो भी आपको समझा दूंगा। एक जीएस का सेक्शन है 20 क्वेश्चन का, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, प्रॉपरली इनको कर लेना। और इसके साथ जीएस का और हिस्ट्री का सेक्शन बचा हुआ, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा। सीआरएम की मार्केटिंग की बुक को आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए, प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ो। और जितनी भी नोट्स वहाँ अवेल हैं, जितने भी नोट्स हैं वहाँ हिंदी और इंग्लिश में, वो सभी पढ़ो। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लो, प्रॉपर तरीके से। बहुत ही इफेक्टिव नोट्स हैं जितने भी मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं। केवल एक ही बुक है जो मैंने पेड कर रखी है बहुत मिनिमम चार्ज पर, उसको आप ले लेना, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट की बुक को। उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। को गुड लक, ओके, थैंक यू।